अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीनी हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 122। तुमको इन लोगों के बारे में क्या अंदाज़ा हुआ? कुछ पता चला कि कौन लोग थे वो? सोनिया ने अपनी धड़कनों को संभालकर सरस्वती से सरसरी लहजे में पूछा। मैं क्या अंदाज़ा लगाती, बस हैरान होती रही कि ऐसे लोग हाशू से मिलने जुलने वालों में कहाँ से आए। इनमें से एक के हाथ में पिस्तौल भी देखा था मैंने, लेकिन असल बात जब समझ आई जब पुलिस आतंकवादियों की तलाश में बस्ती में आई। फिर तूने पुलिस को बताया इस बारे में? ना बाबा ना, मैं गरीब किधर इस चक्कर में पड़ती, मैं तो मुंह सीकर बैठी रही। सरस्वती ने अपने कानों को हाथ लगाए। फिर क्या हुआ? वो लोग किधर गए? सोनिया को जानने की बेचैनी थी। कहाँ गए ये तो नहीं बता सकती मैंने देखा कि आधी रात के बाद हाशू और इसका यार अनूप इन लोगों को लेकर चुपके से निकल गए, फिर इसके बाद लौट कर नहीं आए। ये अनूप कौन है? सोनिया की हर बात पर तवज्जो थी। हाशू का यार है, इसी के साथ रहता है। जो बंगले वाली बाजी आजकल घूमने गई हुई है, अनूप इसी के भाई के बंगले पर काम करता है। वो लोग भी मेरी बाजी के परिवार के साथ ही घूमने गए हैं, पर अनूप के पास इनके बंगले की चाबियां हैं। बाजी की भावा सफाई को लेकर बड़ी खपती है, इसलिए इसने अनूप को हुक्म दे रखा है कि इसके पीछे भी रोज़ाना घर की पाबंदी से सफाई करता रहे। सरस्वती ने अनूप के तारुफ में जो तफसीलात सुनाई वो खासी काबिल गौर थी और सोने को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। लगता तो ये मुझे कोई बड़ा चक्कर है। तूने अच्छा किया कि अपना मुंह बंद रखा। हम गरीब लोग कहाँ ये पुलिस थाने के चक्कर में पड़ सकते हैं। एक इकलौता बच्चा है तेरा, पुलिस और आतंकवादियों के चक्कर में पड़कर इसको कुछ हो गया तो तू क्या करेगी? ये आतंकवादी और गुंडे लोग तो अपना बदला चुकाने को सबसे पहले इंसान के कलेजे पर ही हाथ डालते हैं। वो चाहती थी कि सरस्वती जो कुछ इसे बता चुकी है इसे किसी दूसरे के सामने बयान न कर, इसलिए इसे मजीद डराने का काम अंजाम दिया। शुभ शुभ बोलो दीदी, मेरा शामू तो मेरी जीने की आस है। सरस्वती ने दहल कर सीने पर हाथ रखा। जुग जुग ये तेरा शामू, मैं इसी की खातिर तो तुझको मुंह बंद रखने का बोल रही हूँ। मुंह तो समझो अब सिल गया, सरस्वती ने गोया अहद किया। इसके बाद इनके दरमियान इस मौजू पर मजीद बातचीत नहीं हुई। सरस्वती ने खाना चुना और खाने से फारिग होने के बाद अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, शायद तेरे बंगले वाली बाजू में से कोई मेरे खिलौने खरीद ले। सोनिया भी इसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो काहे को ले गई प्लास्टिक और मिट्टी के खिलौने? इनके बच्चों के पास तो बड़े बड़े महंगे खिलौने हैं, ज़्यादातर तो बाहर के मुल्कों से आए हुए हैं। सरस्वती इसकी बात सुनकर हंसकर बोली और अपने मालिकान की शान जताने लगी। क्या पता तरस खा कर ले लें या कुछ ऐसे ही दे दिला दें। तुझे तो पता है आज मेरा धंधा नहीं हुआ, 4 पैसे मिल जाएंगे तो मेरा भला हो जाएगा। तेरे को आस है तो चल ले मेरे साथ, पर पहले ये बता दूं कि तुझे इन बड़े लोगों को कुछ पता नहीं होता। मूड में हो तो झोली भर देते हैं, वरना गाली और धक्के देकर निकाल देते हैं। सरस्वती को तजर्बा था ऊंचे घरों के लोगों के रवैयों की, इसलिए बेदिली से अपने साथ ले जाने की हामी भर ली। सोनिया को भी भला क्या लेना देना था इन लोगों के रवैयों से। वो तो बस इस इलाके में पहुंचकर उस बंगले तक रसाई हासिल करना चाहती थी जहां अनूप काम करता था। मैं तुझे अपने साथ बंगले में लेकर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ अंदर जाने के थोड़ी देर बाद तो खुद घंटी बजा लेना। मैं साथ लेकर गई तो दीदी मुझ पर खफा होगी। सरस्वती के अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे चुनाचे रास्ते चलते चलते इसने सोनिया पर आगे की सूरत हाल वाज़ेह कर दी। तू चिंता ना कर, मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी कि मैं तेरे साथ आई हूँ। सोनिया ने इसे तसल्ली दी और इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। काफ़ी पीछे इसे एक फ़कीर आता हुआ दिखाई दिया। भरी दोपहर में इन दोनों के अलावा सिर्फ वही था जो बंगलों की तरफ जाने वाले बेसायादार रास्ते पर चला जा रहा था। शायद इसे भी इन बड़े लोगों से कुछ मिल जाने की उम्मीद थी। जिस बंगले पर तू सवेरे काम करती है वो कौन सा है? काफ़ी फासला तय करने के बाद जब वो दोनों उस मुकाम पर पहुंची जहां बंगलों का आगाज़ हो रहा था तो सोनू ने सरस्वती से पूछा, आगे चल कर आएगा वो बंगला? सरस्वती ने इससे जवाब दिया तो वो अच्छा कहकर इसके साथ आगे बढ़ती चली गई। इनके पीछे आने वाला फ़कीर भी इन बंगलों की कतारों के दरमियान पहुंच चुका था और घंटियां बजाकर भीख के लिए सदा लगा रहा था। वो देख, वो जो काले गेट और पीले पत्थर वाली दीवार वाला बंगला नज़र आ रहा है, वहाँ जाती हूँ मैं सवेरे काम करने। कुछ और आगे बढ़ने के बाद सरस्वती ने एक ऊंची दीवार वाले बंगले की तरफ इशारा करते हुए बताया, हाय राम, ये तो बहुत बड़ा है, तू तो थक जाती होगी इसकी झाड़ पूंछ करते करते। इसने सरस्वती से हमदर्दी जताई। अब तो आदी हो गई हूँ, सरस्वती ने लाचारी से मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वो तेरा पड़ोसी अनूप साथ वाले बंगले साथ के सफेद गेट वाले बंगले में काम करता है? इसने बातों बातों में अहम सवाल किया। हाँ, इसी में करता है। देखो, हराम खोर ने गेट भी साफ नहीं किया, सारा धूल मिट्टी मटा हुआ है। सरस्वती जवाब देने के साथ साथ तबसरा भी किया, काम पर आया होगा तो सफाई करेगा ना। तू तो बता रही थी कि आतंकवादियों के साथ ले गए और हाशू। भूल जा इस बात को, अब किसी के सामने जुबान पर ना लाना। इसके सरगोशी में किए गए तबसरे पर भी सरस्वती बौखला गई। ले, मैंने किसी के सामने बोलना है, यहाँ से आगे तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। इसने मुंह बनाया, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, ऐसा कर तो अपने धंधे पर जा,
मैं पहले तुझसे बंगलों पर फेरा लगाकर अपना माल बेचने की कोशिश करती हूँ, बाद में फिरती फिराती तेरी दीदी के बंगले पर भी पहुँच जाऊँगी। हाँ ये ठीक है, इस तरह दीदी को मुझ पर शक न होगा। सरस्वती को इसकी तजवीज़ अच्छी लगी और जल्दी जल्दी कुछ अलविदाई कलिमात अदा करके आगे बढ़ गई। सोनिया इसके नज़रों से ओझल होने तक वहीं खड़ी रही, फिर पलटकर उस कतार की तरफ वापस आई जहाँ इसका मतलूबा बंगला मौजूद था। स्याह और सफ़ेद गेट वाले साथ मौजूद दोनों बंगलों में इसे अगरचे इसे सफ़ेद गेट वाले बंगले में असल दिलचस्पी थी, लेकिन इस वक्त वो स्याह गेट वाले बंगले को जांचती नज़रों से देख रही थी। उमरा के रहायशी इलाकों की रवायत के ऐन मुताबिक यहाँ वीरानी थी और कोई इसके हरकत और सकनात को देखने वाला नहीं था। वो चाहती तो दोनों बंगलों में किसी एक का गेट फांद कर आराम से अंदर जा सकती थी, लेकिन इरादा बांधकर अंदर कूदने से कबल ही गली के कोने पर इसे किसी के लिबास की झलक दिखाई दी। इसे अंदर जाने का इरादा तर्क कर दिया और तेज कदमों से चलती हुई कोने तक पहुंची। बोसीदा लिबास वाला एक आदमी एक बंगले की इत्तलाई घंटी पर उंगली रखे खड़ा था। वो अपनी जगह खड़ी इस आदमी का जायजा लेती रही। वो इसके बाईं जानिब फासले पर खड़ी थी, लेकिन वो गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखने के बजाय सर झुकाए खड़ा था और सिर्फ एक बार निगाहें तिरछी करके इसकी जानिब देखा था। हाँ भाई, कौन हो, क्या काम है? बंगले का दरवाज़ा खुला और हुलिये से चौकीदार दिखने वाले शख्स ने बाहर झांककर सख्त बेजार लहजे में पूछा, काम धंधे की तलाश में हूँ, कोई काम मिल सकता है यहाँ? मैं सारे काम कर लेता हूँ, माली का, सफाई सुथराई का, और कोई और घर देखो भाई, यहाँ सारे नौकर पूरे हैं। चौकीदार ने इसे पूरी बात करने का मौका नहीं दिया और नहायत बेमुरवती से जवाब देकर गेट ज़ोरदार आवाज़ से बंद कर दिया। सोनिया बाहर खड़े आदमी का रद्दमल देखने के लिए मजीद वहाँ नहीं रुकी और पलटकर दोबारा काले गेट वाले बंगले के सामने जा खड़ी हुई। आसपास का इलाका अब भी सुनसान था। इसने अपने सामान की छाबड़ी बंगले के गेट के सामने रखी और खुद गेट पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद गेट खोलने और अपनी छाबड़ी को अंदर पहुंचाने में इसे ज़्यादा दिक्कत पेश न आई। इस काम से फारिग होकर इसने बंगले का जायजा लिया। पोर्च में कवर चढ़ी गाड़ी खड़ी थी जो जाहिर कर रही थी कि मालिकान वाकई घर में मौजूद नहीं है और इन दिनों ये गाड़ी किसी के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं। सरसब्ज़ व शदाब, साफ़ सुथरा और खूबसूरत पौधों से सजा लान अलबत्ता इस तासुर की नफ़ी कर रहा था। लान की हालत से साफ जाहिर था कि इसकी बाकायदगी से देखभाल की जा रही है, लेकिन लान के पार रहायशी हिस्से का बंद दरवाज़ा और हर तरफ छाया सकूत इस बात की तायद कर रहे थे कि मकीन मौजूद नहीं है। वो सहज सहज कर कदम उठाती दरवाजे तक जा पहुंची। बंद दरवाज़ा खोलना इसके लिए कोई मसला नहीं था। अब भी इसी इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर चौंक गई। इसे अंदाज़ा हो गया था कि वह सिक्योरिटी सिस्टम नस्ब है। इस किस्म के सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना इसके लिए दुश्वार नहीं था, लेकिन जाहिर है इसमें आम लाख को तोड़ने के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत और एहतियात की ज़रूरत थी। इर्द गिर्द से बेनियाज इसने पूरे इन्हमाक से काम अंजाम दिया और आखिरकार अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गई। इस कामयाबी के उसूल के बाद इसके लिए सबसे अहम काम दूसरे लिबास के उसूल का था। घेरदार घाघरे और बड़े दुपट्टे में वो खुद को गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। वाह भाई वाह, यहाँ तो ज़बरदस्त कलेक्शन मौजूद है। थोड़ी सी कोशिश के बाद जबकि वो एक जनाना वार्डरूब तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। अंदर लटके मगरबी तर्ज के बेहतरीन ब्रांडेड मलबूसात देखकर इसकी ज़ुबान से बेसाख्ता ही तारीफ़ी कलिमात निकले। इन मलबूसात में से अपने लिए एक लिबास मुंतखब करके बदन की जीनत बनाने में इसने ज़्यादा वक्त नहीं लिया। लिबास की तब्दीली के बाद हुलिये को इस लिबास से हम आहंग करने के लिए इसने खातून खाना का मेकअप का सामान भी फराख दिली से इस्तेमाल किया। जिस वक्त वो ये काम कर रही थी, इसे बाहर लॉन में 2 बार धमधम की मामूली सी आवाज़ें सुनाई दी। इन आवाज़ों को जानबूझकर नज़रअंदाज करते हुए इसने अपना काम जारी रखा और जब पूरी तरह तैयार हो गई तो टहलते हुए दरवाजे तक गई और लान का जायजा लेने लगी। जल्दी इसकी तेज़ नज़रों ने भांप लिया कि अंदर कूदने वाले दोनों नफूस कहाँ छुपे हुए हैं। छुपने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है तुम दोनों सामने आकर मुझसे बात कर लो। इसकी आवाज़ बहुत बुलंद नहीं थी, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि वो दोनों सुन लें। उन्होंने सुनकर रद्दमल देने में ज़्यादा देर नहीं लगाई और कुछ झींपे हुए इसके सामने आन खड़े हुए। अंदर आ जाओ, बैठ के आराम से बात करते हैं। इसने एक तरह हटते हुए अंदर आने की इजाज़त दी। आप जानती थी कि हम आपके पीछे हैं? बोसीदा कपड़ों में मलबूस आलम ने इसके मुकाबले बैठते हुए किसी आने लहजे में पूछा। मैंने तुम लोगों को बस में ही नोटिस कर लिया था। दुश्मन होते तो छुटकारे का भी इंतजाम कर लेती, लेकिन ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि मेरी तरह तुम भी अपने साथियों की फ़िक्र में हो, बल्कि बहन और भांजी की वजह से तुम्हारी फ़िक्र मुझसे कुछ बढ़कर ही होगी। आप ठीक कह रही हैं। मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि इन लोगों को यह मुश्किल में छोड़कर खुद महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाऊं। सजल ने मेरी खातिर वैसे ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठाई है। आलम शाह कभी नहीं भूल सकता था कि सजल ने सिर्फ और सिर्फ इसकी खातिर फैसल से निकाह का तोक अपने गले में डाल लिया था। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि हमारी तादाद जितनी ज़्यादा होगी, हमारा पुलिस की नज़रों में बचकर निकलना इतना ही मुश्किल हो जाएगा। तुमने नोटिस कर लिया होगा कि इस इलाके के खारजी रास्तों पर पुलिस का नाका लगा हुआ है
और यहाँ से किसी का निकल जाना इतना आसान साबित नहीं होगा। क्या इन लोगों की यहाँ मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले आपको? जो होना था वो हो चुका था, इसलिए सोनिया की बातों पर कोई रद्दमल देने के बजाय वो असल मामले पर आ गया। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। सोनिया ने एक गहरी सांस लेते हुए इसके अंदाजे की तस्दीक की और फिर लहजे को ज़रा और इसरार बनाते सरगोशी में बोली, मुझे काफ़ी तक यकीन है कि मैं इन तक पहुँच चुकी हूँ। कहाँ हैं वो लोग? आलम शाह बेताब हुआ। शायद हमारे पड़ोस में। क्या वाकई? आलम शाह इसका जवाब सुनकर उछल पड़ा। हालात व वाक़यात से तो यही अंदाज़ा हो रहा है। इसने अपने शक की वजूहात बयान की, फिर दलील देने वाले अंदाज में बोली, पुलिस वालों ने जिस तरह खारजी रास्तों पर पहरा लगाया है, इसको देखते हुए इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लोग यहाँ से निकलने में कामयाब हुए होंगे। ऐसी सूरत में इनके लिए सबसे महफूज पनाहगाह अनूप के मालिकान का खाली बंगला ही है। क्या तो आप ठीक नहीं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इस बंगले को छोड़कर यहाँ क्यों आ गई हैं। हालात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाने के लिए अगर ये बंगला इत्तफाकन खाली ना होता तो मुझे बराह रास्त दूसरे बंगले का ही रुख करना पड़ता, लेकिन मुझे एक अच्छा ऑप्शन मिला तो मैंने इसे ज़ाया करना मुनासिब न समझा। इसने वजाहत दी। अब क्या इरादा है? रात तक इंतज़ार करते हैं। तुम लोग चाहो तो इस मोहलत से फ़ायदा उठाकर फ्रेश हो सकते हो। यहाँ ज़रूरत का तमाम सामान और सहूलियात मौजूद है। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम लोगों के नाप के मर्दाना कपड़े भी मिल जाएंगे। इसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो दोनों भी अखलाकन मुस्कुरा दिए। वैसे भी अब इन्हें एक टीम बनकर रहना था। सहूलियात से आरास्ता कमरे में आरामदेह बिस्तर पर सोने के बावजूद आने वाली सुबह सजल के लिए खुशगवार साबित नहीं हुई थी। आंख खुलते इसे अपने सर में दर्द महसूस हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता इस दर्द में इजाफा होता जा रहा था। सर दर्द की इस तकलीफ के साथ आज़म को संभालना इसके लिए दुश्वार हो रहा था, खुसूसन इसलिए भी कि अपने साथ कोई सामान न लाने के सबब इसके पास आज़म के लिए कपड़े और पैम्पर्स मौजूद नहीं थे और इस डर से कि कहीं बच्चा जिस्म पर मौजूद बाहरी लिबास को ख़राब न कर ले, उसे बार बार वॉशरूम लेकर जा रही थी। अमूमी हालात में बहुत सुकून से रहने वाला आज़म इस सूरत हाल पर कुछ चिचड़ेपन का मुजाहरा कर रहा था और इसका चिचड़ापन सजल के सरदर्द में मज़ीद इजाफे का सबब बन रहा था। क्या बात है सजल, क्या कोई मसला है आपको? माज से बहुत देर तक इसकी परेशानी छुपने रह सके बिलाखिर उससे पूछ बैठा। नहीं, कोई ख़ास मसला नहीं, इसने बताने में तकल्लुफ़ से काम लिया। चलो आम मसला वही बता दें, माज ने इसरार किया। आज़म के इस्तेमाल के लिए कपड़े और पैम्पर्स वगैरह नहीं है मेरे पास, इसने धीमे से बताया तो माज को सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा हुआ। मर्द होने के नाते इनमें से किसी ने भी इस मसले की तरफ ध्यान नहीं दिया था। खुद इनके लिए तो फ़िलहाल खुराक और पनाहगाह मुयस्सर आ जाना काफ़ी था, लेकिन एक छोटे से बच्चे के मसाइल यकीनन इससे ज़्यादा थे। आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ कि इस सिलसिले में क्या इंतज़ाम हो सकता है। इसने सजल को तसल्ली दी और जाते जाते पलट कर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे आपको ठीक नहीं लग रही। इस सारे चक्कर में आपकी दवाई भी तो रह गई है ना? इसके अंदाज में सजल के लिए सख्त फिक्रमंदी थी। मैं ठीक हूँ, फिलहाल दवाओं के बगैर भी गुजारा हो रहा है। सजल ने इसे अपनी तकलीफ से आगाह करना मुनासिब न समझा, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो बना बताए भी इसकी तकलीफ को महसूस कर चुका था। बाहर आकर इसने खुद किचन का रुख किया और एक गिलास गर्म दूध करके साथ मेडिकल बॉक्स में से 2 पेन किलर्स निकाल कर इसके हलिए ले आया। ये जहमत क्यों की आपने? सजल इसे यूँ अपनी खिदमत में दूध और दवा पेश करते देखकर झींपी। आपकी तबीयत ठीक नहीं, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। सुबह नाश्ते में भी आपने बराए नामी खाना खाया था, इसलिए बेहतर होगा कि दूध के साथ ये दवा ले लें। आपकी प्रॉपर दवा तो नहीं, लेकिन उम्मीद है कि दर्द में कुछ ना कुछ तो अफाका ज़रूर हो जाएगा। कैसी फिक्र और परवाह थी इसके लहजे में। सजल की आंखें इतने ख्याल पर भीगने लगी। फैसल का साथ तो चलो सरसर था ही आज़ार, लेकिन मुअज़्ज़म शाह जो इसकी ज़िंदगी में आने वाले पहले मर्द थे और रवायती हद तक एक अच्छे शोहर भी कभी इस तरह बिन कहे इसकी तकलीफ़ को नहीं बूझ पाए थे। शुक्रिया, बेइख्तियारी इसने अपनी एहसानमंदी का इज़हार किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं आज़म को अपने साथ बाहर लॉन में ले जा रहा हूँ। आप ये दवा और दूध पिएँ और कमरा बंद करके आराम से इत्मीनान से आराम करें। आज़म को मैं संभाल लूँगा। इसने आज़म को अपनी गोद में ले लिया। लेकिन वो कहना चाहती थी कि आज़म की वजह से इसे जहमत होगी, लेकिन माजी से मौका नहीं दिया और कदरे रौब से बोला, कोई लेकिन वेकिन नहीं, और आप आराम करके ख़ुद को फिट करें, आज़म को मैं हैंडल कर लूँगा। वो आज़म को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। बच्चे के लिए पैम्पर्स और दूसरे कपड़ों की ज़रूरत है, कहीं से चीज़ें मिल सकती हैं। बाहर लाउंज में आकर इसने जारों की निगरानी में बैठे अनूप और हाशु से दरियाफ्त किया, किसी सुपर स्टोर पर चले जाओ, सब मिल जाएगा। अनूप ने जले कटे लहजे में जवाब दिया, जिसके नतीजे में इसे अपने बूथे पर एक अदद घोंसा बर्दाश्त करना पड़ा। इसको घोंसा पड़ते ही हाशु तड़प कर उठा और बोला, इसको छोड़ो जी, यह नादान है, मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ, आप आओ मेरे साथ। इसने मास्क को बाइसरार अनूप से दूर हटाया। अनूप मजरूब रुखसार पर हाथ रखे, कीना तो उस नज़रों से मास्क को घूरता रह गया।